सारी चीजें नहीं बताया सर आपने क्लास से हमको। सर नहीं बताया आपने रिकॉर्डिंग, लेकिन इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ऐसा नहीं करते थे हम कभी क्लास में कि टीचर को डिस्टर्ब किया है, किसी को किसी सर बैंकिंग और फ्रॉड बता दिया कल आपने? नहीं बेटा, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड अभी नहीं बताया मैंने, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड पढ़ा हूँ। चलो क्यों सर लेक्चर आपने अब आज बस लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है वर्क पावर एनर्जी। लेट्स स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 1, वर्क पावर एनर्जी विद द टॉपिक 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर करेंगे और आज की डेट है 31/1/2025। आज के टॉपिक में वर्क पावर एंड एनर्जी की बात होगी। रिकॉल कॉन्सेप्ट एज सच कुछ है नहीं, आपको हमने लास्ट क्लास में स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड पढ़ाया था। 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ाया था बहुत अच्छे से, लेकिन तुम लोग मेरी बात खत्म होने से पहले ही क्वेश्चंस कंप्लीट कर देते हो। मुझे लग रहा था कि क्लास में जब मैंने टॉपिक कंप्लीट किया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड कि क्या था कॉन्सेप्ट। एम आई करेक्ट और एम आई रॉन्ग? करेक्ट सर। हाँ, उसमें आपको देखना था कि कितना अवेलेबल फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन अवेलेबल फ्रिक्शन के हिसाब से जो बॉडी अगर एक साथ मूव करेगी, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, तब क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तब जो फ्रिक्शन चाहिए होगा एक साथ मूव करने के लिए, जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, जो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा, वो अवेलेबल फ्रिक्शन से ज्यादा है कि कम है? अगर वो अवेलेबल फ्रिक्शन से ज्यादा है, जितना मेरे पास फ्रिक्शन है उससे ज्यादा का फ्रिक्शन चाहिए, रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा की है, अगर इसको साथ में चलना है दोनों ब्लॉक को, तब वो पॉसिबल केस नहीं। अब दूसरा केस समझाया था कि भैया तब ये अलग स्पीड एक्सेलरेशन से चलेगा, ये अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, साथ साथ नहीं चलेंगे। तब वो एक्चुअल केस, जो रियल पॉसिबल एक्चुअल केस है, वो लगता था, फिर वो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, उसी के बेसिस पर आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था। अब उसमें यही बताया था कि आपको करना क्या था, डेटा जो दे रखा था, मान लो 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है डेटा तो दे रखा था, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की डेटा दे रखा था, मान लो 0.3, उस हिसाब से आपने निकाल लिया कि अवेलेबल फ्रिक्शन हमारे पास कितना है। फिर एक केस माना था आपने, एक केस में माना था कि अगर इफ दे मूव टुगेदर, अगर वो साथ साथ चलेंगे तब क्या होगा। उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो वेल एंड गुड, ऐसे ही होगा। अगर नॉट पॉसिबल हुआ तो बी केस, दे डू नॉट मूव टुगेदर, ये साथ साथ नहीं चलते हैं, तब इस पे अपना अलग अलग, इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसके हिसाब से इसका अपना अलग एक्सेलरेशन निकलेगा, और नीचे वाले पे जो फोर्स लग रहे हैं उसका अपना अलग एक्सेलरेशन निकलेगा। अलग अलग एक्सेलरेशन से दोनों आगे बढ़े। आज की बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? साइंस की लैंग्वेज में वर्क डन इज डिफरेंट और जनरल लैंग्वेज में वर्क डन इज डिफरेंट। साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और उस पर मैंने कोई फोर्स F लगाया है, जिसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई, आगे बढ़ गई, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाता है? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होता है? फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, और उनके बीच का एंगल भी हमको ध्यान रखना है। और यही चीज क्या कहलाती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। आई गेस आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही होगा कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा होता है। ये पता होगा आप लोगों को? यस सर। यस सर। यहाँ पर फोर्स भी राइट साइड में है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड में है, इनके बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमको वर्क डन जो मिल जाएगा यहाँ पे वो पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर ऐसा होता कि भैया डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का राइट साइड में हो रहा है फोर्स, लेकिन एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जो हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -1 होती है। बात समझ में आई क्या? यस। हाँ, अच्छा, यूज डिफरेंट। क्या रेड कलर से क्या हो गया आप लोग? यहाँ पे कोई वो भी है क्या, कलर ब्लाइंड स्टूडेंट भी है क्या जिनको रेड और ग्रीन में इशू होता है? नो सर। अच्छा चलो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है राइट साइड में हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ,
तो इन दोनों के बीच कितना एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री, और cos 90 क्या हो जाता है बेटा 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया इस केस में 0 जूल का वर्क डन किया, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती। तो हमने देखा वर्क डन पॉजिटिव भी होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, वर्क डन नेगेटिव होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपका अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और वर्क डन 0 होगा जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सारी बात समझ में? Yes, sir. अब Yes, sir. Sir. सर ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी 0 होगा ना? यस एग्जैक्टली, वो ग्रेविटेशन, देखो फोर्स जो होता है वो किसी ना किसी, अरे वर्क डन जो होता है वो किसी ना किसी फोर्स के जरिए किया हुआ, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया ऑन द बेसिस ऑफ एनी फोर्स होता है। तो कभी भी वर्क डन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आए तो समझना कि किस फोर्स के से रिलेट करके पूछ रहा है, किस फोर्स ने ये वर्क डन किया है, ये बात पूछ रहा है। तो हमेशा वर्क डन ये समझना कि कौन सा फोर्स, अब सबसे पहले ये सवाल पूछना है, क्योंकि आम तौर पे बच्चों में ये डाउट हमेशा रहता है कि कौन से फोर्स की बात हो रही है। यहाँ पर जो मैंने राइट साइड में फोर्स लगाया है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है उसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल सही बोला आपने, हमेशा याद रखना है कि किस फोर्स के बेसिस पर पूछ रहा है वर्क डन, किस फोर्स ने ये वर्क डन किया है, उसके वो बताना है आपको। अच्छा हाँ, आप ध्यान दो कि जो फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो ये एक्चुअल में है क्या फॉर्मूला? अगर मैं इस फॉर्मूले पे ध्यान दूं कि मान लेते हैं कि फोर्स ऐसे राइट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, और वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के वेक्टर के साथ, फोर्स के साथ थीटा का एंगल बना रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, और वर्टिकल कंपोनेंट एस साइन थीटा, जो कि मेरे काम का नहीं है। तो वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू एस कॉस थीटा यहाँ पे हो गया। एस कॉस थीटा को मैं बोल सकता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू फोर्स है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट, कौन सा हिस्सा, वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जो फोर्स की लाइन में है, जो फोर्स के साथ पैरेलल में है, वो कंपोनेंट नहीं लेना है जो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर में, फोर्स के परपेंडिकुलरली जो कंपोनेंट है वो नहीं लेना है। इसी का उल्टा भी कर सकते हो। अच्छा, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट। इसी का उल्टा भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था राइट साइड में और फोर्स ऐसे लगाया था मैंने किसी एंगल थीटा पर, तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला F cos theta. एफ कॉस थीटा। तो ये जो दोनों पैरेलल आए हैं वो हमको लिखना है। यहाँ पे फोर्स नहीं लेना है, फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ अलाइन कर रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में, जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स का वो कंपोनेंट जो पैरेलल है, पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है। सर इसको भी तो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। एग्जैक्टली वही लिखते हैं, एग्जैक्टली वही लिखते हैं, लेकिन बोलने का तरीका और समझने का तरीका हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आपको याद रखना है कि एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, एफ एस कॉस थीटा यहाँ पे भी है, लेकिन समझना के तरीका क्या है कि जो एस कॉस थीटा अगर आप ले रहे हो इसको, तो इस एस कॉस थीटा का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट फोर्स की लाइन में, या एफ कॉस थीटा ले रहे हो यहाँ पर, तो एफ कॉस थीटा का मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन में, यानी कि कंपोनेंट किसी एक का लेना है दूसरे की लाइन में, दूसरे के सर ये F11 into S क्या F11 into S 11 नहीं, ये पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल, पैरेलल का सिंबल। अच्छा ठीक ऐसे पैरेलल सर का वो सिंबल, अभी इसमें ये परपेंडिकुलर का सिंबल बनता है। चलो भाई, तो आपको समझ में आ गया कि भैया पैरेलल वाला ही कंपोनेंट लेना है डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स के अलोंग फोर्स की लाइन में कंपोनेंट, फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट की हम बात करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे फोर्स बात कर रहा हूँ। फोर्स हमारे पास बेसिकली दो तरीके के, एक फोर्स होगा हमारे पास कांस्टेंट फोर्स, जैसे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, जिस पे आप आसानी से ये फॉर्मूला लगा लोगे, जहाँ पे फोर्स एफ क्या है, कांस्टेंट है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स जो होता है वो वेरिएबल होता है, तब हम क्या मामला करेंगे। मान लो कि एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स लगाया जो कि चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, वो 5x के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे जैसे x मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फोर्स बढ़ता जाएगा।
नहीं नहीं, आज बैंकिंग ऑफ लोड नहीं होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। आज बैंकिंग ऑफ लोड नहीं होगा। आज जो मैं पढ़ा रहा सर हूँ वही टेस्ट किसका है सर? टेस्ट आपका वर्क पावर एनर्जी का है, जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी के बेसिस पर आपको वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट है। अब वेरिएबल फोर्स यहाँ पे आपने देखा 5x न्यूटन का वेरिएबल फोर्स लगा। इस केस में क्या करते हैं, हम समझते हैं कि अगर ये थोड़ा सा मूव किया राइट साइड में, थोड़ा सा मतलब dx इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा ये मूव कर गया, ऐसे 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 थोड़ा सा ये मूव कर गया, dx इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट dx की वजह से हुआ क्या, इस बॉडी ने थोड़ा सा वर्क, छोटा सा वर्क dw किया, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन फोर्स तो हमको पता है कि वो उसकी इक्वेशन दिया गया है, वेरिएशन उसका इक्वेशन, वेरिएबल इक्वेशन उसकी दी हुई है, वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है, वो वैल्यू डाल देंगे 5x dx। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, इस क्या हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो जितने भी छोटे छोटे वर्क डन है, छोटे छोटे, सर कौन है ये? क्या हुआ, अतुल था सर। सर Q&A ऑफ कर दीजिए सर। कौन हेलो कर रहा है, अतुल सर, अतुल अतुल सर, अतुल। होस्ट में हो तुम अतुल? दिमाग सही करके बैठा करो यहाँ पर। हाँ सर कंटिन्यू करो आप। तो ये जो सारे छोटे छोटे वर्कडन होंगे, उन सारे वर्कडन को मैं जोड़ दूंगा, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे टोटल वर्कडन मिल जाएगा। और इधर राइट साइड में क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का रूल लगा दूंगा। भैया 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होगा बेटा, x माइनस स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाई 2 होगा। अब जो भी लिमिट्स होगी वो आप लिमिट्स रख दोगे, उस हिसाब से आपको लोअर लिमिट LL और अपर लिमिट UL रख दोगे, उस हिसाब से आपको वर्कडन यहाँ पर वेरिएबल फोर्स का मिले। ये कॉन्सेप्ट होता है किसके लिए, ये कॉन्सेप्ट होता है वर्कडन के लिए। फॉर एग्जाम्पल चलो मान भी लेते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया है, और इस रिलेशन में बोला कि आप मैंने आपको बोला कि भैया ऐसा है ना कि इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं जो वेरी कर रहा है 5x स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इसको 4 मीटर चलाऊंगा तो टोटल वर्क डन कितना होगा। तो आप कहोगे कि अगर मैं इसको, तो कहना कुछ नहीं, सर ने हमको सिखाया है कि वेरिएबल फोर्स है तो जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू dx होता है, और फोर्स की इक्वेशन सर ने बता रखी है 5x स्क्वायर dx होता है। शुरू में बॉडी क्या था, डिस्प्लेसमेंट उसका 0, और लास्ट कहां तक ले गए हैं, डिस्प्लेसमेंट कर दिया है 4 तक। यहाँ पे जो भी है सारे वर्कडन का एडिशन मिला करके इंटीग्रेट होके टोटल वर्कडन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सीरियस मोड में। x अब 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ। अब 5 कांस्टेंट को बाहर ले लो और x स्क्वायर, लिमिट अभी नहीं डालना हूँ, बाद में लास्ट में डालूंगा। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x हैं? सर f का x क्यूब 5 हाँ, क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3 x क्यूब बाय x की वैल्यू, अच्छा लिमिट 0 से 4 तक हमने डाल दिया, अपर लिमिट 4 डालेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 64, और लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 64 से 300, और कितना हो जाएगा 20, और 320 अपॉन 3 हो जाएगा। इतना जूल का वर्क डन इस केस में हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। उसी हिसाब से फिर हमारे पास स्प्रिंग फोर्स भी आता है। स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, स्प्रिंग फोर्स की बात करूं मैं, तो हमारे पास अगर कोई स्प्रिंग है और मैं इस स्प्रिंग को खींच रहा हूं, सर अतुल चौधरी है फिर से। सर आप रिमूव कर दो सर। रिमूव कर दो इसे।
चल, अब एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैंने खींचा, ठीक है, इसको स्प्रिंग खींचा जिसकी वजह से ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई, कितना, x, इसका एक्सटेंशन हो गया। अब हमको पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो माइनस के एक्स होता है एंड दैट इज अ वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स। तो हमें बता रखा है भैया कि इक्वेशन दी हुई है x के हिसाब से फोर्स चेंज हो रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ f dx हो जाएगा। अच्छा, f की इक्वेशन पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है, हम रख देते हैं। f की इक्वेशन क्या है? माइनस के एक्स डी एक्स। अब के जो है वो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा जी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अभी आप लोगों ने बताया मुझे, क्या हो जाएगा? x²/2। स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क डन किया, ये ध्यान रखो कि जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ये स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। बस हाँ सर आपने स्प्रिंग को खींचा, उसके बाद छोड़ा नहीं है ना? नहीं, अभी छोड़ा नहीं, बिल्कुल ओके स्प्रिंग सर, अगर हाँ, छोड़ देंगे तो फिर वो x 0 हो जाएगा। हाँ फिर छोड़ेंगे तो फिर वो x 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन, टोटल वर्क डन बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरू में स्प्रिंग यहाँ थी, फिर आप खींच के यहाँ ले गए, फिर जब आपने रिलीज किया तो वापस से वो वहीं पहुंच गई। तो इस ए पॉइंट से यहाँ दूसरी पॉइंट, फिर ये वापस से सी, तो ए केस से बी केस से सी केस में जाने में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा स्प्रिंग का? डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा, सॉरी, एक्सटेंशन टोटल कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना कभी भी, लास्ट क्लास में भी समझाया था, 0 हो जाए। नहीं, ए अगर शुरू में तो भैया नेचुरल लेंथ पे थी, फिर बी केस में क्या हुआ, उसको एक्सटेंड कर दिया x, फिर जब हमने छोड़ा तो वापस से सी केस में कहाँ पहुंच गई? अपनी नेचुरल लेंथ पे पहुंच गई। तो ए केस से बी केस से सी केस तक जाऊंगा मैं तो टोटल। हेलो ही कंप्लीट आपने ओटीपी सेंड किया है, कंप्लीट व्हाट्सएप पे ओटीपी सेंड किया था, ही कंप्लीट। सर ये अतुल दोबारा आ गया सर। दोबारा कैसे आ हाँ भाई, गया? किया था यार, कर ले जो करना है। तेरा बैंक अकाउंट खाली करना था भाई, हुआ नहीं, पैसा पहले ही चल। खाली था। तो ए केस से बी केस से सी केस में आऊंगा, तो ए केस से सी केस में एक्सटेंशन कितना है भैया? कोई एक्सटेंशन नहीं है। शुरू में भी एक्सटेंशन कितना था भैया? 0। सी केस में पहुंचे तो भी एक्सटेंशन कितना हुआ? 0। कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर मैं ए केस से बी केस में जाऊं तो ए केस में एक्सटेंशन कितना था? 0। बी केस में एक्सटेंशन कितना है? x। तो टोटल चेंज इन एक्सटेंशन की बात करें तो फाइनल एक्सटेंशन x माइनस इनिशियल एक्सटेंशन 0, तो x एक्सटेंशन। तो ए से बी केस की बात करूं मैं, तब तो है एक्सटेंशन, तब तो है वर्क डन। लेकिन ए से बी और फिर सी, इन तीनों केसेस को मिला के बात करूं तो एक्सटेंशन कितना है? कुछ एक्सटेंशन नहीं। शुरू में भी एक्सटेंशन 0 था, बाद में भी एक्सटेंशन 0 है। बात समझ में आई क्या? सर अभी आपने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलना, एक्सटेंड कितना खिंचाया हुआ है ये बोलना। ओके सर। बेटर, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा जी, स्प्रिंग का ये मामला हो गया। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, मान लो 4 किलोग्राम का, ठीक है, और इसको पर एक रस्सी है, और इस रस्सी से पकड़ करके मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहा हूँ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, 6 नहीं, हाँ चलो 6 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ले जा रहा हूँ, और इस ले जाने में मुझे मैंने इसको डिस्प्लेस करा दिया 10 मीटर। तब आप मुझे वर्क डन बताओगे। अब यहाँ पर जो बेटा वर्क डन बताओगे, लेकिन सबसे पहला सवाल वर्क डन में आपको क्या बोला है, क्या पूछना है? सबसे पहला सवाल आपको वर्क डन में ये पूछना है कि कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं सर। हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है, किस फोर्स के बेसिस पर वर्क डन पूछ रहे हैं। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर जो फोर्स हमने लगाया है। नहीं, अभी तो मैंने दिया ही नहीं है, मैं वो बात कह ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं दूंगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन बोलूं तो किस फोर्स के बेसिस। अब मैं बोल रहा हूँ वर्क डन बाय टेंशन, बताओ कि टेंशन ने कितना वर्क डन किया है। अच्छा जी, अब पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो इसका। इस बॉडी का अपना खुद का वेट कहाँ कितना हो जाएगा, किस डायरेक्शन में हो जाएगा? 40 न्यूटन डाउनवर्ड। बॉडी पर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में टी लगेगा, और नेट एक्सेलरेशन कितना है भैया, किस डायरेक्शन में है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। अपवर्ड है। अब इस पे एनएलएम लगाओ। एनएलएम क्या कहता है कि जो अपवर्ड वाला फोर्स है ऊपर की तरफ 64 मोशन हो रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा मानो टी,
और नीचे वाला अपोजिट डायरेक्शन में लगा है -40, सारे फोर्सेस का एडिशन कर दिया वर्टिकल डायरेक्शन में। सारे फोर्सेस का एडिशन होता है Fnet के बराबर, Fnet होता है m इंटू Anet के बराबर। m कितना है बॉडी का 4, Anet कितना दिया हुआ है इस केस में, Anet कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर Anet दिया हुआ है। ये क्या दिया लिखा मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, नेट एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का 6 मीटर 6 है ना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 4 24 हो जाएगा, 40 उधर जाएगा, 64 अब यहाँ पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जो भी फोर्स है, टेंशन फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कोई भी फोर्स हो गया, ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। अरे बेटा वेरिएबल होता ना तो कोई इक्वेशन होती, यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू निकाल लाई 64 वेरिएबल, 64 वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो इस डाउट, हाँ बेटा बोलो। सर एक्सेलरेशन उल्टी क्यों लग रही सर? वो 4 kg तो सर नीचे जाएगा ना, तो नीचे जी नीचे जा रहा है, ऊपर से पकड़ करके हम ऊपर खींच भी तो रहे हैं सर ऊपर। अच्छा सर, तो ऊपर जाने की स्पीड है उसकी, स्पीड नहीं एक्सेलरेशन है। हाँ सर भाई। हाँ सर तो ये ब्लॉक जा रहा है नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है ना? नहीं, ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ब्लॉक किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस रस्सी को पकड़ के जब ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है तो 6 के एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। अब जाहिर सी बात है, रस्सी को पकड़ खींचोगे तो रस्सी में टेंशन आएगा। इस ब्लॉक पर रस्सी में टेंशन, ब्लॉक एक्सेलरेशन सर नीचे होता तो नेगेटिव होता अलग केस होता, तब तुम वही एनएलएम दोबारा से लगाते और नीचे वाले फोर्स को ज्यादा मानते, ऊपर वाले टेंशन को कम मानते अपोजिट डायरेक्शन में, और मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे करते, तब ये इक्वेशन बनती। एनएलएम तो एक्सेलरेशन की साइन तो चेंज नहीं होगी ना सर? नहीं, यहाँ साइन का बहुत ज्यादा, मैं बताया ना, मैंने यहाँ पे बहुत आसान कर दिया, साइन का बहुत ज्यादा। जो यहाँ जा रहा है उसको पहले लिखो पॉजिटिव लिखो, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लिखो, वरना तुम साइन में ही परेशान होते रह जाते। सर रस्सी भी तो छोटी होते जाएगी ना, ऊपर खींचते जाएगा तो वो। नहीं, रस्सी इनएक्सटेंसिबल है बेटा, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। जो आइडियल केस होता है उसमें रस्सी इनएक्सटेंसिबल होती है, ना रस्सी बड़ी होगी ना रस्सी छोटी होगी। ओके सर। हाँ, ये आइडियल केस है। अब यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, या ये बोलो कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू फोर्स हो, फोर्स की लाइन में। अच्छा जी भाई, बात सही है। अब मैंने कहा कि फोर्स कितना लग रहा है बेटा, फोर्स की बात कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि इस टेंशन की लाइन में ही है, टेंशन के लाइन में ही है। तो अब आपको दोबारा से, हाँ बेटा आइडियली पढ़ना है और आइडियली करना है, इतना कॉम्प्लेक्स आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, अगर आप देखोगे वो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल अपवर्ड है और टेंशन भी वर्टिकल अपवर्ड है, तो आपको किसी भी तरीके का एंगल लेने की जरूरत नहीं, सेम लाइन में ऑलरेडी दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो 64 इंटू 10 कर दो कितना 60। लेकिन अभी भी किसी को करना है कि नहीं सर हम एंगल रखेंगे, तो 64 रख लो, डिस्प्लेसमेंट 10 रख लो। ये टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर किसी को करना है तो cos 0 रख लो, 640 न्यूटन। 640 न्यूटन तब भी आए। तो इस तरीके जूल जूल जूल, सॉरी, वेरी गुड 640 जूल तब भी आएगा दोनों सर जूल, हाँ बेटा वेरी गुड, 640 जूल तब भी आएगा दोनों केसेस में। अरे ये बात समझ में? यस सर। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज की जो हमारा ये होता है वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करता। क्या मतलब हुआ? ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है। क्या बोल रहे हैं सर? पोजीशन पर डिपेंड करता है मतलब कि अगर एक ऐसी दीवार है और उस दीवार पर चढ़ने के मेरे पास तरीके हैं कि इधर से आप दीवार में सीढ़ियां लगी हुई हैं,
इनबिल्ट उस पे से चढ़ के आओ, और एक बाहर से सीढ़ी लगा दी है मैंने ला करके ऐसे दीवार पे, इस पे से चढ़ करके आओ, और एक यहाँ पर ऊपर एक और टावर ऊपर है, इस टावर से एक झूला लगा हुआ है, एक स्लाइड लगा हुआ है, इस पे से चढ़ के आओ। तो एक रास्ता ए हो गया, ये दूसरा रास्ता बी हो गया, ये तीसरा रास्ता सी हो गया। अब एक लड़का है जो कि 72 किलोग्राम का है। अब ये लड़का ए रास्ते पे चल करके जा रहा है और इस दीवार के टॉप पे पहुंच रहा है। वही लड़का बी सेम 72 किलोग्राम का इन सीढ़ियों पर से होते हुए जा रहा है और इसके टॉप पर पहुंच रहा है। और वही लड़का सी इस एडवेंचरस सीढ़ियों पर से चढ़ते हुए स्लाइड से होते हुए टॉप सी पर जा रहा है। तो हमें समझ में आया कि इन तीनों केसेस में बॉडी का, लड़के का जो इनिशियल पोजीशन था वो ग्राउंड था और फाइनल पोजीशन जो है वो कहाँ है, टॉप ऑफ द वॉल है, और टॉप ऑफ द वॉल है। अब होगा क्या कि यहाँ पे हम वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन क्या होता है आपको बताया भैया कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है, लेकिन मुझे डिस्प्लेसमेंट का रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो कि क्या हो, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना है जो कि फोर्स की लाइन में हो, फोर्स के पैरेलल। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये वाला उस डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। हाइट है। यहाँ पर दूसरे केस में हम बात करें, बी केस में, तो भैया तो सीधे सीधे बॉडी का वेट mg नीचे लग रहा है और हाइट ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे है। तीसरे केस में बात करें भैया, बॉडी शुरू में यहाँ थी और लास्ट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे पहुंचता है, यहाँ इनिशियल से फाइनल को जोड़ा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट से लेना देना नहीं है मुझे, डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, ये वाला जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि h है, उससे लेना देना। इन तीनों केस में बॉडी का जो फोर्स के लाइन में, फोर्स के पैरेलल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, वो तीनों केसेस में कितना है, h है। आ गई बात समझ में? यस सर मुझे एक बार और बताओ सर। हाँ अभी बता रहे, पहले कंप्लीट। तो अब क्या हुआ कि वर्क डन पहले केस में भैया फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर h mg। h नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, ये बताना तुमने। पॉजिटिव। फोर्स की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड की अपवर्ड। तो फिर नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, जब भी वर्क डन बोलूं तो वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, भैया एक ही फोर्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरे केस में बात करूं, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अप ऊपर डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी वर्क डन कितना हो गया, -mgh। करेक्ट है बात? यस सर। तीसरे केस में बात करूं, हाँ एक मिनट आप बताओ पहले सर। सी केस की बात कर ले। यहाँ पर भाई वही सेम लड़का 72 किलोग्राम का, वेट इसका नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ, लेकिन मुझे उस डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं, मुझे उसके इस वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है जो कि h है। तो वेट नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर ऐसे h। सेम ही डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट तीनों केसेस में सेम हुआ है। अब सी अपोजिट हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों, तो -m। तो मैं देख रहा हूँ पहले केस में भी वर्क डन -mgh, दूसरे केस में भी -mgh, तीसरे केस में भी -mgh। तो पता ये चला कि वर्क डन जो है वो इस बात से डिपेंड कर नहीं रहा है कि आप ए रास्ते से आ रहे हो, कि आप बी रास्ते से आ रहे हो, कि आप सी रास्ते से आ रहे हो। आप वर्टिकल एक्सिस में पहले ग्राउंड पे थे और फिर इस दीवार के टॉप पे पहुंचे, पहले केस में भी। दूसरे केस में भी पहले शुरू में इनिशियली ग्राउंड पर थे और फाइनली कहां पहुंच गए, इस दीवार के टॉप पे पहुंच गए। और तीसरे रास्ते में भी शुरू में आप ग्राउंड पे थे और चल चला के मूव करके आप वापस से कहां पहुंच गए, दीवार के टॉप पर। तो शुरू की पोजीशन ग्राउंड और आखिरी फाइनल की पोजीशन कहां पर है, आपकी उस दीवार के टॉप पर है। तो वर्क डन को इसी बात से लेना है कि आप शुरू में कहां थे और फाइनली कहां पहुंचे। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से रास्ते से आए हो, ए रास्ते से आए हो कि बी रास्ते से आए हो कि सी रास्ते से आए हो। आई बात समझ में? यस सर। सर हाँ बेटा। सर नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं? बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ पे तुमको दिख रहा है ऐसे राइट साइड में ब्लू वाला, यस सर।
तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको ऐसे मिलेगा क्या, ऐसे डिस्प्लेसमेंट का एच नाम ले लेते हैं, ऐसे ही नाम लेते हैं, चलो हटाओ। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे मिलेगा, ये एच। यस सर। उसी को बस छोटा बनाए, यहाँ पे छोटा बनाए तो उसी चीज को मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है सर और ऊपर वाला जो ऊपर से नीचे आ रहा है, उससे मतलब ही नहीं है। शुरू में कहाँ था, ग्राउंड पर था, लास्ट में कहाँ सर पहुंचा। आपने पैरेलल टू फोर्स मतलब फोर्स के पैरेलल वाला डिस्प्लेसमेंट लिया है ना। हाँ हाँ। अब ये ठीक शुरू है में सर। ग्राउंड पर था और कहाँ पहुंचा, आखिर में जर्नी करने के बाद इस दीवार के टॉप पर पहुंचा। तो शुरू वाला पॉइंट ये और लास्ट वाला पॉइंट ये, इन दोनों को हमने मिला दिया, डिस्प्लेसमेंट मिली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये मेरे काम का नहीं है, इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा, ये वाला, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये मेरे काम का है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट इस फोर्स के पैरेलल है। फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे उसके लाइन में, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट उसकी परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के लाइन में, फोर्स के पैरेलल में, तो इससे मतलब है मुझे। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर ऊपर और फोर्स mg नीचे। दूसरे केस में फोर्स mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट यहाँ पे परपेंडिकुलर है ऊपर, और यहाँ पे फोर्स ऐसे नीचे, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल ऐसे हो रहा है, लेकिन जो मेरे काम का नहीं है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, ये वाला वो मेरे काम का है। तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऐसे ऊपर। तो तीनों केस में हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया है जो कि फोर्स के लाइन में है, वर्टिकल वाली लाइन में, और दोनों तीनों केस में फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोलने का मतलब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऊपर। तो इन तीनों केसेस में हमने क्या कर लिया भैया, वर्क डन निकाल लिया, और तीनों केसेस में वर्क डन सेम आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप किसी बिल्डिंग में हो, ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर जाते हो, फिर आप क्या करते हो कि नहीं मैं ग्राउंड फ्लोर से जाऊंगा, पहले 6th फ्लोर से फिर वापस थर्ड फ्लोर पे आऊंगा। फिर आप कहते हो नहीं मैं ऐसे भी नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर से 10 फ्लोर और फिर 10 फ्लोर से 10वें फ्लोर से 10वें माले से वापस से थर्ड फ्लोर पे। इन तीनों केसेस में वर्क डन सेम होगा कि डिफरेंट होगा, किसमें ज्यादा होगा, सेम होगा। हाँ सेम होगा, सेम। हाँ, क्योंकि सेम उसको होगा लेना सर, देना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट शुरू में सेम आप है। ग्राउंड पर थे और बाद में आप कहाँ पहुंच रहे हैं भैया, थर्ड फ्लोर पर पहुंच रहे हो। तो चाहे आप थर्ड फ्लोर पे पहुंचो, चाहे आप 6वें फ्लोर से होते हुए थर्ड फ्लोर पे पहुंचो, चाहे आप 10वें फ्लोर से होते हुए थर्ड फ्लोर पे पहुंचो, उसको लेना देना। शुरू में ग्राउंड पे थे, लास्ट में थर्ड फ्लोर पे थे, तो वर्क डन सेम। शुरू में ग्राउंड पर थे और 6वें फ्लोर से होते हुए आए थर्ड फ्लोर पे, तो वर्क डन सेम। शुरू में ग्राउंड पर थे और 10वें फ्लोर से होते हुए आए हो थर्ड फ्लोर पे, तो वर्क डन सेम। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं एक बॉडी ए है, एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है और उसको बी पॉइंट पर जाना है, तो वो ऐसे डायरेक्ट जा रही है। फिर वो कह रही मैं घूम घुमा करके ऐसे बी पॉइंट पे जाऊं, कह रहे नहीं ऐसे स्ट्रेट, फिर ऐसे स्ट्रेट जाऊं। तो पहला रास्ता, दूसरा रास्ता और तीसरे रास्ते में किसमें वर्क डन ज्यादा है, किसमें कम है? बराबर है सर। हाँ वेरी गुड, वर्क डन पहले केस में, वर्क डन दूसरे केस सर में। सेम है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तीनों केसेस में वर्क डन क्या होगा बेटा, सेम होगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। अब अगर हम वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें, कभी वर्क डन, अच्छा देखो वर्क डन की बात करें और एनर्जी की बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्च्यू से चलते हैं। अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आप वर्क डन करोगे, एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क डन नहीं कर पाओगे। तो फॉर अभी इंस्टेंट के लिए समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन एनर्जी आर क्वाइट सिमिलर थिंग्स, दोनों सेम ही चीज है, दोनों की सेम ही यूनिट भी होती है। वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल, एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल। तो कभी आपको वर्क डन बोल दे, वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बोल दे, या कभी आपको एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बोल दे। चलो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया। अब मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि ग्राफ में कुछ इस तरीके से बॉडी चल रही है ऐसे, ठीक है भाई, अच्छी बात है। रेड तो तुम लोग यूज करने नहीं दे रहे हो। सर क्या? रेड यूज कर लूं, नहीं करूं? सर कर लीजिए।
कुछ इस तरीके से मैंने एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, आपको पता है वर्क डन सर ने बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को उधर भेज दूं तो वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स हो जाएगा। यानी वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एक्चुअली में ये dw अपॉन dx की बात करूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। dw अपॉन dx वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या है, वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो एक्चुअल में क्या है, ग्राफ में क्या हो जाएगा। ये ग्राफ में वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कैसे निकलता है भैया, ग्राफ में ये रेशियो निकलता है स्लोप से, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप क्या होता है बेटा, y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो होता है। y क्वांटिटी क्या है, वर्क डन बोलो चाहे एनर्जी बोलो, यहाँ पे अभी फिलहाल तो सेम बात, अपॉन नीचे x क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट आ गया। और फॉर्मूले से देखा हमने कि वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, हमको फोर्स देता है। इसका मतलब अगर हम wx ग्राफ की बात करें, वर्क डिस्प्लेसमेंट या एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की बात करें, तो उसका स्लोप निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, है ना। हमेशा स्लोप क्या होता है, y वाली क्वांटिटी और x वाली क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास जो है फोर्स है और ये एक्सेलरेशन है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, एरिया इसका कुछ नहीं देगा। गुड क्वेश्चन जे कुमार। अच्छा जे कुमार, हाँ एक्चुअली यू आर कलर ब्लाइंड हो, हाँ एग्जैक्टली। तो क्या मिलेगा, फोर्स और एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे फोर्स एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर है, यहाँ पे मैं तुमसे बोलूं स्लोप निकालो, तो स्लोप तो सर ने बताया है y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो होता है। y क्वांटिटी क्या है, x क्वांटिटी क्या है, एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो क्या देगा, मास। ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए है, एक्चुअल में ऐसा कोई ग्राफ होता नहीं है, बस समझाने के लिए है कि स्लोप कैसे समझते हैं। वही तो सर, यहाँ से आप मास सर कैसे देगा, उसका कोई एक्चुअल मास देगा, लेकिन इसका एरिया निकालेंगे, एरिया नहीं बेटा, स्लोप निकालते हैं, एरिया नहीं, स्लोप निकाले, मास दे देगा, उसका एक ही ग्राफ बनेगा, ऐसे स्ट्रेट ग्राफ बस, और किसी और टाइप का ग्राफ नहीं बन सकता है। फोर्स एक्सेलरेशन का एक ही टाइप का ग्राफ बन सकता है, ऐसे स्ट्रेट में, एंड दैट इज समथिंग डिफरेंट विच इज नॉट हमारा कंसर्न। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, अब बच्चे ने पूछा स्लोप निकालने का तरीका देखो, कि अब यहाँ पे ही डायरेक्ट तुम देखो स्लोप निकालने का तरीका। अब इस ग्राफ को देखो, वो ग्राफ बेटा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट है वो ग्राफ की अगर हम बात करें, उसके कौन कौन से 3 पार्ट हैं, तो यहाँ पे पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, ये पार्ट पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया। तो ग्राफ ए बी पार्ट, बी सी पार्ट और सी डी पार्ट में, चलो ए बी पार्ट में स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है कि एक पॉइंट को लो, उसका y क्वांटिटी लो, b का y वैल्यू कितनी है, 15, b की y वैल्यू 15 है, और a की y वैल्यू कितनी है, a यहाँ पर ओरिजिन पर है, इसका x भी 0 है, y वाला भी 0 है, तो 0, 15 माइनस 0 अपॉन करो, b का x लो, b की x वैल्यू कितनी है, 6, a की x वैल्यू कितनी है, 0, तो 15 अपॉन 6 आ गया, यानी कि आपका 3 5 15 5 अपॉन 2 आ गया। स्लोप जो आ गया वो आ गया 5 अपॉन 2। और WX ग्राफ का या एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप या वर्क और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, फोर्स। तो आपका फोर्स आ गया 5/2। अब बीसी पार्ट के लिए स्लोप निकालो। अच्छा स्लोप, चलो कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ये भी पॉइंट ले, 3 ही पॉइंट है डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ये पॉइंट दिख रहा है क्लियर, एक पॉइंट ये दिख रहा है कि कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई 2 पॉइंट्स। चलो मैं सी पॉइंट लेता हूँ, सी का वाई पॉइंट कितना है, 30। बी का वाई पॉइंट कितना है, 15, सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन कर दो। अब वापस से सी पे आ जाओ, सी का एक्स पॉइंट कितना है, 10। हाँ, और बी का एक्स पॉइंट कितना है, 6, वेरी गुड। तो 30 माइनस 15 आपका 15 हो गया, और 10 माइनस 6 कितना हो गया आपका 4, तो 15/4, यानी कि मैं बात करूं किससे कैंसिल होगा, किसी से नहीं कैंसिल होगा, 15/4 करीब 3 पॉइंट समथिंग आ जाता है, जो कि यहाँ पे मैं डेसिमल में ले लूं 2.5 न्यूटन हो जाएगा, और यहाँ पे लूंगा तो ये हो जाएगा
4.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो BC में फोर्स हो गया बेटा, सर 4 नहीं आएगा ना, 3.75 न्यूटन आ जाएगा। और AB वाले में आपने 2.5 न्यूटन। चलो CD पार्ट पे बताओ स्लोप जल्दी से। जो C का Y पॉइंट कितना है? 30। D का Y पॉइंट कितना है? ये D पॉइंट। 10. अरे नहीं, ये Zero. D पॉइंट 0 Zero. होगा। ये इधर गया, Y पॉइंट कितना है? 0 अपॉन C का X पॉइंट कितना है? 10. 10। 10. और D का X पॉइंट कितना है? 0. अबे नहीं, 0 ये 12। तो 30 - 0 30 हो गया, और 10 - 12 -2 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, -15 न्यूटन आ गया। तो जो CD में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बेटा? -15। अब मुझे सिर्फ सर मैग्नीट्यूड 0 - 30 नहीं होगा Y का? नहीं, पहले C लिया है ना, तो C का Y पॉइंट कितना है? 30 ले लिए। फिर D का Y पॉइंट कितना है? 0 माइनस करके 0। और पहले C लिया था, तो अब फिर X वाले केस में भी पहले C ही लोगे। C का X कितना है? 10। और D का, अगर तुमको 0 - 30 करना है तो पहले D वाला पॉइंट लो, उसका Y लो, और फिर C वाला पॉइंट लो, उसका Y लो, अपॉन D वाला पॉइंट लो, उसका X लो, माइनस C वाला पॉइंट लो, उसका X लो। ऑर्डर में लो, पहले C का Y लिए हो तो पहले C का Y, फिर D का Y सब्ट्रैक्ट करो, अपॉन C का X माइनस D का X। जैसे ऑर्डर में है वैसे ही करो, चेंज नहीं करो। करेक्ट है बात? इसमें डाउट है क्या? CD में कोई डाउट है तुम लोगों को? फिर से बता दूं? सर मुझे बता दो सर। Yes, sir. C का Y पॉइंट कितना है? तुम क्या कह रहे हो करने को, बताओ। सर मतलब फाइनल पोजीशन है ना, सबसे पहले मतलब Y आप ले लो 0 - 30। ये पॉइंट कौन सा लूं? C पॉइंट लूं पहले कि D पॉइंट लूं, ये बताओ। मतलब अगर C to D जा रहा है तो C का पॉइंट पहले लेंगे। कोई जरूरी नहीं है, स्लोप में पहले C ले लो, चाहे मन करे पहले D ले लो, कोई सा भी पॉइंट आपको, या बीच में ये मान लो P पॉइंट है, उस वो ये PD ले लो तुम तो भी बात बन जाएगी, CP ले लो तुम तो भी बात बन जाएगी। कोई सा एक पॉइंट पहले ले लो। सर P कैसे ले सकते हैं? P मैंने दे रखा है ना, हाँ P यहाँ पे फिर 11 हो जाएगा, ले सकते हो। सर जो CD में जाएगा वो PD में थोड़ा ना होगा फोर्स। बिल्कुल हो जाएगा। C से P गया है, P से D गया है, P की वैल्यू दी हुई तो बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, आप केवल PD के बीच का अगर फोर्स निकालोगे तो वो C और D के बीच की फोर्स के बराबर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन पे हर जगह फोर्स है। CD एक स्ट्रेट लाइन है ना कि कर्व है? स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो आप अगर स्लोप पढ़े होंगे, अगर आप तो स्ट्रेट लाइन में हर जगह पे सेम होता है स्लोप, इस वजह से हर जगह पे फोर्स सेम। ओके सर, ओके। चलो, तो अब आपने क्या कर लिया भाई, कुछ इस तरीके से आपने स्लोप निकाली। अब मैं अगर मैं पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ मुझे कि AB का मैग्नीट्यूड और AB नाम नहीं था, क्या नाम था? हाँ, AB BC CD था। AB का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड और CD का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड में ना माइनस को इग्नोर करते हैं। Yes, sir. चलो बेटा, अब AB का मैग्नीट्यूड देख रहे हो तुम लोग, कितना आया था भाई? 2.5 न्यूटन आया था, हमने लिख दिया। 2.5. Yes, sir. BC का मैग्नीट्यूड कितना आया था? 3.75। 3.75. और CD का मैग्नीट्यूड -15 था, तो माइनस हटा के बात। 15 हो जाएगा. 50. फिर उसी हिसाब से ऑर्डर में बोल दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लो। भैया इंक्रीजिंग में लगाएंगे तो ये AB वाला सबसे कम है, फिर उसके बाद BC वाला है, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा CD वाला है। या डिक्रीजिंग में जैसे भी पूछे वैसा आप बता दो। सारी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो आपने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो कि मोमेंटम का फॉर्मूला मान भी देता है यहाँ पे, और पहले से भी आप पढ़ते आए हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? कंजर्वेशन कि अगर एक बॉडी जो कि मास m1 था u1 वेलोसिटी से चल रहा था, और दूसरी बॉडी जिसका मास m2 था u2 वेलोसिटी से चल रही थी एक दूसरे की तरफ, या नहीं भी चल रही थी एक दूसरे की तरफ, एक ज्यादा स्पीड से चल रहा था और एक स्लो स्पीड से चल रहा था, और अगर वो टकराते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने के बाद m1
राइट में जा रहा है v1 स्पीड से और m2 राइट में जा रहा है v2 स्पीड से। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि टकराने से पहले का टोटल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये रिलेशन आपको पता है पहले से। अब इसमें कहानी क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको डायरेक्शन का रोल देखना है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बहुत ध्यान से देखना है। अगर u1 राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव, उसकी वैल्यू जो भी रखोगे इस फॉर्मूले में पॉजिटिव रखना। u2 लेफ्ट साइड में है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रखना होगा कि नेगेटिव रखना होगा? नेगेटिव। v1 राइट साइड में मैंने बनाया है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? अब v2 की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। हाँ, इस चीज का बहुत ध्यान रखना जब भी आप करोगे। अब उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे अगर हमने देखा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने देख लिया कि भैया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m1 u1 प्लस m2 u2 m1 v1 प्लस m2 u2। उसके बाद हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर होता है, करेक्ट? अब अगर मैं क्या करूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपॉन 2। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। m मल्टीप्लाई होकर के m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया, नीचे m2 मल्टीप्लाई होकर के 2m। इस m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m, करेक्ट? Yes, sir. mv क्या होता है बेटा, पीछे मैंने बताया। हाँ, वेरी गुड। तो आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो p स्क्वायर अपॉन 2m भी होता है। बात समझ में आई क्या? Yes. Yes, sir. अब आपको कोलिजन के बारे में भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसे पता भी, कोलिजन आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है? और तीसरा क्या होता है आपका ये पार्शियली सिर्फ इनइलास्टिक बोलते हैं, पार्शियली वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी नहीं, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता है। क्या? अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 0 है बेटा, अगर किसी एक बॉडी का मोमेंटम 0 है तो उस 0 को वैल्यू यहाँ रखोगे तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की क्या हो जाएगी? जीरो। गुड, शाबाश। अच्छा, तो भाई जे आप मुझे एक बात बताओ, तो ग्रीन कलर से प्रॉब्लम है क्या आपको? इशू? नो, यू डोंट हैव एनी इशू? जय कुमार, you have only issues with okay fine I just wanted to know। अब अगर मैं बात करूं इलास्टिक कोलिजन की बेटा, तो इलास्टिक कोलिजन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इलास्टिक कोलिजन में मैंने बता दिया आपको कि भाई किसी भी तरीके का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है और लीनियर मोमेंटम तो हमेशा लगता है। जो कंजर्वेशन, जो m1 u1 वाला फॉर्मूला है वो इधर भी लगेगा, इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में भी, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी, और इनइलास्टिक में, तीनों में लगेगा उसे। और काइनेटिक एनर्जी इसमें बिल्कुल कोई लॉस नहीं होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, कोई लॉस नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक में लॉस होता है, इलास्टिक में लॉस होता, कुछ लॉस होता है, कुछ वापस से रीगेन हो जाता है, ये वाला किस्सा है। तो दैट इज नॉट मच ऑफ कंसर्न इन हियर। इलास्टिक कोलिजन में हमें एक रिलेशन स्टैब्लिश करके दिया जाता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दो बॉडीज आपस में जा रही हैं, टकरा रही हैं, इसकी वेलोसिटी u1 थी, इसकी वेलोसिटी u2 थी। टकराने के बाद क्या हुआ कि ये वाली बॉडी जो है v1 वेलोसिटी से जा रही है और ये वाली बॉडी जो है बेटा v2 वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है भाई, बात सही है। एक एग्जांपल ही लेते हैं कि एक बॉडी है जो v वेलोसिटी से राइट साइड में जा रही थी और m2 बॉडी है जिसका मास 3m है और पहली वाली बॉडी है जिसका मास m है। अब इलास्टिक कोलिजन इनके बीच हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन होने के बाद जो इस बॉडी की, पहली वाली बॉडी की जो वेलोसिटी होगी और दूसरी वाली बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कैसे निकालें, उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना होगा। पहली वाली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगी? अच्छा, इसको यू दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो।
तो उसको निकालने का तरीका आप याद रखो, फॉर्मूला यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रखोगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये रिलेशन है, m1 प्लस m2 यहाँ पे नीचे, m1 प्लस m2 यहाँ। सर इसका डेरिवेशन होता है? हाँ, इसका बिल्कुल डेरिवेशन होता है, बट वो अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, डेरिवेशन नहीं करना चाहिए मैं इसमें। अब हमें करवाने को तो मैं करवा दूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे m1 आएगा। अगर यहाँ पे v2 होता बेटा तब यहाँ पे क्या आता? m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ u2। वेरी गुड। अब यहाँ v1 है तो यहाँ पे पहले टर्म में क्या आ रहा है? u1 आ रहा है, और दूसरे टर्म में क्या आ रहा है? u2 आ रहा है, करेक्ट? तो अब उसी तरीके से v2 का बताओ क्या लिखो फॉर्मूला। यहाँ v1 था तो m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 अपॉन में तो m1 प्लस m2 और u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 तो नीचे रहना ही रहना है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे केस करते हैं कि भैया यू बॉडी से जा रहा था, ये बॉडी रुकी हुई थी, दूसरी वाली बॉडी चल ही नहीं रही थी, रुकी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो जब ये बॉडी जाएगी, टकराएगी, तो टकराने के बाद इस बॉडी की वेलोसिटी पहली बॉडी की क्या होगी, कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, v1 इज इक्वल्स टू पहली बॉडी का मास, चूंकि v1 है तो पहले पहली बॉडी का मास रखेंगे माइनस दूसरी बॉडी का मास रखेंगे 3m, करेक्ट? सही है? Yes, sir. यस सर। नीचे दोनों बॉडी के मास का एडिशन m प्लस 3m जुड़ करके कितना हो जाएगा? 4m। और u1 आएगा इस पहली बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा, टकराने से पहले इस दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। 3m. तो u2 तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख ही नहीं रहे हैं। तो v1 जो हो जाएगा m माइनस 3m क्या हो जाएगा? माइनस 2m, नीचे 4m और u, m से m कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 2 2 द 4, माइनस आ गया, u आ गया, नीचे 2 आ गया, माइनस u/2। यानी कि जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद ये m वाली बॉडी माइनस है, माइनस का सर तो क्वेश्चन कल पूछा, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो माइनस जो है, माइनस बता रहा है कि टकराने के बाद वो राइट साइड में जाएगा कि लेफ्ट साइड में जाएगा? पहली वाली बॉडी, हाँ लेफ्ट साइड में, माइनस अपोजिट डायरेक्शन। अब किस वेलोसिटी से जाएगा हमने निकाल लिया है, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी, u वेलोसिटी, u/2। भाई शुरू में u से जा रहा था, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी v1 कितनी आ गई है? u/2 आ गई है। तो मैंने यहाँ माइनस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दिया लेफ्ट से। उसी तरीके से v2 निकालो। v2 में अगर मैं बात करूं तो टकराने से पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बेटा? 0. तो यहाँ पे u2 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो पूरा का पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. फिर 2 लिखोगे, m1 पहली बॉडी का मास m लिख दिया, u1 पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u और दोनों का एडिशन मास का m और 3m का एडिशन कितना हो जाएगा बेटा? 4m। m से m कैंसिल, 2 1 2 2 4। तो टकराने के बाद दूसरी बॉडी की वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर u बच रहा है, नीचे t बच रहा है, u/2। यानी कि जो 3m वाली बॉडी है वो u/2 से जाएगी, क्योंकि प्लस आ रही है तो राइट साइड में जाएगी कितनी वेलोसिटी से? u/2 वेलोसिटी से। बात समझ में आई क्या स्टूडेंट्स? Yes, सर sir. ये Yes, sir. हाँ बेटा, 4m कहाँ से ली? 4m कहाँ से आया? ये m1 प्लस m2 पहली बॉडी प्लस दूसरी बॉडी का मास का एडिशन। पहले का इसका मास कितना है? m, और दूसरे का मास। ठीक है सर, ठीक है। चल, अब मैं कह रहा हूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात। तो टकराने से पहले इसका मास m, वेलोसिटी u, तो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ mu upon 2. MV. mv स्क्वायर वाली। बस, MV हाँ square. हाफ u नाम है तो यहाँ पे u स्क्वायर कर देंगे। इसकी तो वेलोसिटी थी ही नहीं टकराने से पहले, तो क्या हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी? 0. 0 हो जाएगी। 0. तो टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर और 0 हो जाएगी। ठीक, टकराने के बाद की बात करते हैं। टकराने के बाद जो है इस बॉडी का मास कितना है? हाफ
मास कितना है m और वेलोसिटी कितनी है u/2, लेकिन स्क्वायर करेंगे U by तो 2. इसकी बात करें हाफ और मास 3m है और टकराने के बाद वेलोसिटी u/2 स्क्वायर करेंगे तो u²/4 हो जाएगा। तो ये mu²/4 2 8 हो जाएगा, mu²/8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3mu²/8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा 3mu²/8। तो एक का mu²/8 आ रहा है पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का 3mu²/8 आ रहा है। ये 8 एलसीएम ले लोगे, ऊपर 1/2 MU स्क्वायर। हाँ तो इसको ऐड करोगे तो 4mu² हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, क्या हो जाएगा हाफ mu²। मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की टकराने से पहले और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी की टकराने के बाद का रेशियो ले ले। अब मुझे बता दो, तो आपने कहा कि सर टकराने से पहले दोनों बॉडी का मिला के जो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी हाफ mu² आ रही थी, हमने लिख दिया, अपॉन किया हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी टकराने, हाँ वेरी गुड जी, हाफ mu² जो हो जाएगा वो टकराने के बाद भी हाफ mu² थी, तो कितना आ जाएगा बेटा 1:1 आ जाएगा। अरे बात समझ में क्या? Yes sir. अब अगर हम बात करें कि अगर एक बॉडी है जिसका मास m है और जिसका मास कुछ भी रहा हो और हमने क्या किया है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया है, कितना 400% बढ़ा दिया काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा सर ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैंने क्वेश्चन ये भी कंजर्व रहेगी हमेशा। हाँ इलास्टिक कोलिजन का यही तो इम्पोर्टेंट रोल रहता है बेटा, कंजर्व रहता है। इलास्टिक कोलिजन था ना, इलास्टिक कोलिजन में सर क्या होता है एक बार बता देना सर। कि टकराने से पहले की टोटल काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, कुछ कम नहीं। इन इलास्टिक में कम हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक में जो लॉस होती है वो वापस आती ही नहीं। ये होता काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला भैया इसका 400% हमने बढ़ा दिया है, 400% इंक्रीज। अच्छा शुरू में काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी भैया, हाफ mu² थी जो u वेलोसिटी से जा रहा था। अब हमने क्या किया इसमें 400% का इंक्रीज कर दिया, तो 400% कितना हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 400% कितना हो जाएगा। अच्छा देखते हैं 400% कितना होगा, जो वैल्यू है हाफ mu² उसका 400% निकालना होगा। हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा, 400/100 ये हम करेंगे सॉल्व तो 4 टाइम्स हो जाएगा। आई एम वेरी गुड, बहुत अच्छा फटाक ने बताया, ये मुझे कन्वेंशनल तरीके से सिखाना पड़ता है, वेरी गुड शाबाश। ठीक है तो जो अब बाद में काइनेटिक एनर्जी होगी वो शुरू वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हाफ mu², और कितना इंक्रीज कितना कर दिया मैंने 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, मतलब 4 टाइम्स हमने जोड़ दिया, 400% इंक्रीज कर दिया मतलब बढ़ा दिया मतलब जोड़ दिया। तो यहाँ पे हाफ mu² है, 1 टाइम्स हाफ mu² है और ये 4 टाइम्स हाफ mu² है, दोनों जुड़ करके 5 टाइम्स हाफ mu² हो जाएंगे। हमारी बात समझ में क्या? Yes sir. अच्छा शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका एक और फॉर्मूला होता है कि मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, करेक्ट? Yes. तो फॉर्मूला, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है भाई बात सही है कोई इशू नहीं। और बाद में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो अभी हमने निकाला उसके लिए भी फॉर्मूला वही यूज होगा, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। मास तो चेंज नहीं होता है, मास तो दोनों केसेस में क्या होता है सेम होता है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा कि हम रेशियो ले, अरे अब हम रेशियो ले रहे हैं, एक सेकंड। सर ये परसेंटेज निकालने के बाद क्या किया था सर? परसेंटेज निकालने के बाद हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी में जोड़ दिया, जितना वो कह रहे थे कि भैया इतना बढ़ा दो, इतना ऐड कर दो, इतना इंक्रीज कर दो, बाई, ठीक है ना। जब लिखा हो बाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही बहुत खेल करता है। इंक्रीज्ड बाई 300%, बाई जब लिखा है तो उसका मतलब आपको ऐड करना है, और लिखा इंक्रीज्ड टू 300% तो सीधे सीधे फाइनल वैल्यू 3 गुना हो जाएगी या 4 गुना, 400% डायरेक्ट हो जाएगी। तब ऐड करने की आपको कोई जरूरत है कि नहीं है? नहीं। तो बाई लिखा हो तो ऐड करना होगा कि नहीं ऐड करना होगा? बाय में ऐड करना है। 2 लिखा होगा तब नहीं। अगर इंक्रीज बाई 400% लिखा है तो आपको भैया वो ऐड करना पड़ेगा। इंक्रीज जो 2 लिखा हुआ है सर यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय है। हाँ मैंने वर्ड्स में बोला है इंक्रीज्ड बाई बोला है मैंने, ठीक है गुड क्वेश्चन। अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था भैया, पी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन
2m, और इसका फॉर्मूला क्या था भैया, P फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हमने निकाला था भैया हाफ mu स्क्वायर, डाल दिया हमने हाफ mu स्क्वायर अपॉन के फाइनल की बात करें, फाइनल हमारा आ गया था कितना, 5 टाइम्स हाफ mu स्क्वायर, तो लिख दिया हमने 5 टाइम्स हाफ mu स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे भैया P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2m, और ये 2m पलट करके मल्टीप्लाई हो जाएगा P फाइनल का स्क्वायर। करेक्ट है बात यहाँ तक? 2m से 2m कैंसिल हो गया, हाफ mu स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/5 आ गया, और P इनिशियल का स्क्वायर अपॉन P फाइनल का स्क्वायर। P फाइनल उधर भेजूंगा, 1 से मल्टीप्लाई होके P फाइनल का स्क्वायर, और 5 उधर चला जाएगा, तो 5 इंटू P इनिशियल का स्क्वायर। करेक्ट है बात? Yes, sir. तो P फाइनल, इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर भी स्क्वायर हटेगा, 5 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो √5 टाइम्स P फाइनल हो जाएगा। √5 की P इनिशियल हो जाएगा, सॉरी। √5 की वैल्यू क्या होती है, √5 की वैल्यू 2.23 होती है, याद रखना। अब बताओ चेंज इन मोमेंटम, चेंज निकालना है मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना आया है, फाइनल मोमेंटम आया है 2.23 इनिशियल मोमेंटम, P इनिशियल मोमेंटम, माइनस P इनिशियल को P इनिशियल रहने दो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.23 P इनिशियल। अब परसेंटेज चेंज बताएंगे, तो परसेंटेज चेंज मैंने आपको पढ़ाया है, परसेंटेज एरर वाले फॉर्मूले पढ़ाया था कि परसेंटेज चेंज कितना आता था, ऐसे डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, ऐसे ही पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता हो तो ये याद रखो। डेल्टा P अभी अभी हमने निकाला कि सर 1.23 टाइम्स ओरिजिनल वाला मोमेंटम, इनिशियल वाला मोमेंटम अपॉन ये P का मतलब ओरिजिनल इनिशियल, P इनिशियल इनटू 100। P इनिशियल से P इनिशियल कैंसिल हो जाएगा, 1.23 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 123% का चेंज आएगा। तो अगर आप 400% बढ़ाते हो काइनेटिक एनर्जी, तो 123% बढ़ जाता है क्या, मोमेंटम। बात समझ में आई क्या? सर इसको थोड़ा एक बार और बता दोगे सर? बिल्कुल देख लो बेटा कि मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हमने 400% काइनेटिक एनर्जी, 400 इंक्रीज्ड बाय 400%, 400% से बाई है, ठीक है, बढ़ाया। तो हमने क्या किया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लिया कि हाफ mu स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उस 400% उसका निकाला, 400% निकालने का मतलब उसका 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। नहीं समझ में आया तो परसेंटेज वाले फॉर्मूले में डाल दिया, ओरिजिनल वैल्यू इनटू परसेंटेज अपॉन 100। नहीं सर ठीक है, समझ में आ गया। फिर अब इंक्रीज्ड बाई है, तो फाइनल वैल्यू जो होगी बेटा वो ऐड करना पड़ेगा इनिशियल हाफ mu स्क्वायर थी, लिख दिया, और कितना इंक्रीज करना है, 4 टाइम्स इंक्रीज करना है, 4 टाइम्स इंक्रीज किया तो ये 1 हाफ mu स्क्वायर, 4 हाफ mu स्क्वायर जोड़ करके 5 टाइम्स। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला एक और होता है, P इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है, P इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। लेकिन चूंकि इनिशियल है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ले लिया। उसी तरीके से फाइनल काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m, लेकिन ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम। अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने रेशियो ले लिया। रेशियो लिया तो यहाँ से 2m कैंसिल हो गया, P इनिशियल और P फाइनल का स्क्वायर, P इनिशियल का स्क्वायर, P फाइनल का स्क्वायर। के इनिशियल की वैल्यू हाफ mu स्क्वायर रख दिया, के फाइनल की वैल्यू 5 टाइम्स हाफ mu स्क्वायर रखा, 1/5। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, और हमने क्या कर लिया भाई, स्क्वायर हटाया इधर से तो स्क्वायर रूट में। अच्छा, √5 की वैल्यू क्या होती है, 2.23 याद रखना, √3 की वैल्यू 1.732 याद रखना, और √2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.414 याद रखना। अच्छा, चेंज कितना हुआ, बदलाव कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आया है 2.23, P इनिशियल रख दिया, माइनस को माइनस रख दिया, P इनिशियल को P इनिशियल रख दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1.23। अब परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट बदला है, बढ़ा है, कितना परसेंट बदला है, कितना परसेंट बढ़ा है ओरिजिनल के हिसाब से। ये P ओरिजिनल वाला होता है नीचे फॉर्मूले में, ओरिजिनल के हिसाब से, एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से कितना परसेंट बढ़ा है। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, ये तो आपको हमने थोड़ा सा एरर वाले में पढ़ाया था, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 चेंज वाला कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, डेल्टा P अभी हमने निकाला 1.23 PI है, 1.23 PI, ओरिजिनल वाला PI लिख दिया, ऊपर से नीचे से कैंसिल, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.23 को, तो 123% का चेंज आ गया। आई बात समझ में क्या? Mass is not conserved. Very interesting question, and that question is based on Einstein's
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें आइंस्टाइन बात करता है बहुत ही फेमस फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर के बारे में, यहाँ पर मास कंजर्व नहीं होता है। बहुत ज्यादा हाई स्पीड में, बहुत ज्यादा हाई स्पीड का मतलब स्पीड ऑफ लाइट पे अगर आप चलोगे तो मास जो है बॉडी का डिक्रीज होता रहता है और वो बदलता जाता है किसमें, एनर्जी में। लेकिन कोई भी आज तक ऐसी पॉसिबल एक रियल लाइफ सिचुएशन नहीं हो पाई है पार्टिकल जिसमें उड़ जाएंगे सर उसके सब। उसकी पार्टिकल का जो मास है वो बदलता जाएगा एनर्जी में। तो जो Yes, sir, वही। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लोग थोड़ा घोस्ट से ऐड करते हैं कि जो घोस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब सामने आना चाहते हैं, आपको दिखना चाहते हैं, तो वो अपनी एनर्जी को बदल लेते हैं मास में और आपको दिखने लगते हैं। और जब वो गायब होना चाहते हैं तो अपने मास को बदल लेते हैं एनर्जी में। अब जब एनर्जी में बदल गए तो आपको एनर्जी कभी दिखेगी नहीं, आपको गोश्त दिखेगा नहीं। लेकिन सामने आना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को बदल लेते हैं मास में। वो कैसे करते हैं, अपने पार्टिकल्स को, अपने जिस चीज से बने हुए हैं, जिन पार्ट से बने हुए हैं, जिन मॉलिक्यूल से बने हुए अपने पार्ट्स को लाइट की स्पीड से वाइब्रेट करा। तो कहा जाता है सब थ्योरी वेरी, सब इतना हम बताना नहीं चाहते। सर रॉकेट प्रोपल्शन में भी तो मास कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, वो रॉकेट पर्सन से मास कांस्टेंट नहीं होता है, वो दैट इज समथिंग मास का वो हो रहा है, कंबशन का कॉन्सेप्ट हो रहा है। मास वहां पे इसमें क्यों नहीं कांस्टेंट होता? मास वो तो लाइट की स्पीड से थोड़ा ना जाता है। हाँ, वहां पे बर्निंग कर रहे हैं बेटा, बर्निंग कर रहे हैं, उसको हम जला रहे हैं। तो जब वो जल रहा है तो वो एनर्जी में बदल रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज हो गई यहाँ पर हम बात कर रहे हो। रॉकेट में जब फ्यूल होता है, जब वो फ्यूल जलता है वो क्या करता है, एनर्जी में बदल जाता है। करेक्ट? यस सर। वो बर्निंग हो रही, जला रहे हैं। जला करके तो हम हमेशा यही काम करते हैं अपने घरों में, एलपीजी में ये सब काम करते हैं। वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पर जो थ्योरी ऑफ, यहाँ पे मोशन की बात हो रही है ना, चलने की बात हो रही है, तो मोशन स्पीड की बात हो रही है, तो कितनी स्पीड से चलाएंगे वो वाली बात हो रही। तो क्या हम इतनी स्पीड से चला देंगे कि मास भी चेंज होने लगेगा? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन वो थियोरेटिकली पॉसिबल, इट्स नॉट रियल लाइफ पॉसिबल। जला दोगे तो जाहिर सी बात है मास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो चला जाएगा, एंट्रोपी उसकी बढ़ जाएगी पूरे यूनिवर्स की, और वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में, और दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम मूव कराते कराते बॉडी का मास कम कर दे रहे हैं, जला नहीं रहे हैं उसको, इतनी तेजी से चलाया उसका कि उसका मास जो है क्या हो गया, कम होकर के कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, इसके अंदर। दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलो वो सब छोड़ो। अब बात करते हैं बेटा हम पावर की। पावर क्या होता है सर? वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होता है? कौन सी एनर्जी? वो बहुत ही वास्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जब तुम पढ़ना तब हमसे पूछना कि क्या है, क्यों है, ऐसा कैसे है, उसका पूरा एम का रिलेशन होता है, वो सब पता ना, वो इतना भी है नहीं। मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा शायद थोड़ा सा बताऊं, अभी कुछ नहीं उसके बारे में। अभी यहाँ पे वर्क पावर। सर अगर इंक्रीज 2 होगा तब क्या लेना, आप बता रहे थे। इंक्रीज 2 होगा ना बेटा, तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो डायरेक्ट 400% ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ काइनेटिक। सर यहाँ पे आप बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हो ना? हाँ, यहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ है, यहाँ वाले केस में कोलिजन, एक ही बॉडी थी, मैंने उसको अपनी शक्ति दी, अपनी शक्ति से उसकी काइनेटिक एनर्जी 400% बढ़ा दी मैंने, बाई 400% कर, कोलिजन नहीं हुआ। ओके सर। तो मेरे शक्ति देने से पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, मैंने शक्ति दे दिया उसको तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कर गई। ठीक, यहाँ पे कोलिजन नहीं, मैंने अपने पास से उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। कैसे बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, उस पर तुमको ध्यान नहीं देना, बस बढ़ गई है, अब कैलकुलेट करके सारी चीजें करना है। बात समझ में आई? कोलिजन नहीं हुआ। अब पावर की बात करें तो पावर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, थोड़ा सा फिर से बोल दे कि पावर एक्चुअली में होता है कि कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर जा रहे हो कितने टाइम में, कितना वर्क आप कर जा रहे हो कितने टाइम में, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अच्छा जी, बात ठीक है। अच्छा, हमें ये भी तो बताया गया है कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भाई, बात सही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो तब क्या होगा? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो फोर्स की जगह हम mg लिख देंगे और डिस्प्लेसमेंट s लिखो चाहे h लिखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में हाइट हो जाता है तो वर्ड मैंने चेंज कर दिया, s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन टाइम ये फॉर्मेट भी है पावर का, ये फॉर्मेट। अच्छा ध्यान दो, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कौन सी क्वांटिटी बन जाती है बेटा? वेलोसिटी। पावर का एक और
फॉर्मेट होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर का एक और फॉर्मेट होता है फोर्स। ये फॉर्मेट आपने पावर के देख लिए हैं। mg एच भी हो जाता है mgh अपॉन टाइम, एच मतलब हाइट डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है। वर्टिकल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का नाम हाइट दे दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है भैया, एक अलग से कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल में ऐसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है। अब जो डैम्स में एक्चुअल में होता है, हाइडल पावर प्लांट्स जितने होते हैं, पानी की मदद से जो बिजली बनाई जाती है, वहां पे एक्चुअल होता है कि डैम्स को ओपन किया जाता है तो पानी बहुत तेजी से गिरता है। इस गिरते हुए पानी को हम डायरेक्ट कर देते हैं, उसको दिशा दे देते हैं टरबाइन पे। टरबाइन की पंखुड़ियां घूमती हैं। अब जब इसकी पत्तियां घूमती हैं, पंखुड़ियां घूमती हैं, तो होता क्या है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये कहानी होती है, उससे हमको इतना लेना देना। अब ये जो ऊंचाई है इस डैम की, मैं मान लेता हूं कि 80 मीटर की ऊंचाई पर ये डैम है, 80 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है। और यहाँ पे आपको अब दिया जाएगा रेट ऑफ वाटर। रेट ऑफ वाटर का मतलब क्या, ये बोला जा रहा है कि भैया 15 किलोग्राम पर सेकंड, एक सेकंड में 15 किलोग्राम पानी गिर रहा है, एक सेकंड में 15 किलोग्राम पानी इस टरबाइन पर पहुंच रहा है। किलोग्राम का मतलब हो गया मास अपॉन का मतलब टाइम। तो ये एक्चुअल में m/t का रेशियो दिया गया है, m/t दिया गया है, 15 किलोग्राम पर सेकंड थी। इस तरीके से आपको मास का रेट दिया गया। तब आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि इतना इसको दिया जा रहा है पानी, इतने रेट से, इतनी हाइट पर, जिसकी वजह से ये टरबाइन घूम रहा है। लेकिन अब टरबाइन घूमता है तो फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन होता है और मशीन में एक मोशन से दूसरे मोशन कराने में कुछ ना कुछ तो लॉस होता रहता है फ्रिक्शन की वजह से। लगभग 20% लॉस हो गया पावर का। तो जो यहाँ पर जनरेटर है, वहां पर कितना पावर आउटपुट, कितना आउटपुट पावर पैदा होगा, मिलेगा, जबकि हम पानी इस कंडीशन के हिसाब से गिरा रहे हैं, इतनी हाइट से गिरा रहे हैं, आपको ये बताना है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, पावर का फॉर्मूला सर ने पढ़ाया था, वर्क डन अपॉन टाइम। क्योंकि यहाँ पे पानी गिर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो एक और फॉर्मेट है पावर का mgh अपॉन टाइम। इसी फॉर्मेट को मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं, m/t ऐसे अरेंज करके और g और h ऐसे लिख दूं, तो कोई गुनाह कर दिया मैंने, कोई क्राइम कर दिया क्या ऐसे लिखने पर? ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोई इशू है? हाँ, तो हमको मास अपॉन टाइम का रेट, एक फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है इस इक्वेशन में कि मास कितने यहाँ पर यूनिट टाइम में कितना गिर रहा है, जो कि हमको रेट दे रखा है। तो पावर को हम दे दिया 15, जी की वैल्यू 10 होती है, हाइट मैंने दे रखी 80। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 15 8 का कितना होता है बेटा, 120, और ये 0 और ये 0, इतना 12,000 वाट का पावर जनरेट हो रहा है यहाँ टरबाइन पर। लेकिन हुआ क्या कि मशीन है भैया, मशीन में लॉस तो होता ही है। अगर कोई मशीन 100% पूरा पावर ट्रांसमिट कर दे तो मजा आ जाए, परपेचुअल मोशन मशीन वाला। परपेचुअल मोशन मशीन नहीं होगा, लेकिन मजा आ जाए, 100% एफिशिएंसी हो जाए, विच इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। कोई भी मशीन 100% ट्रांसफर नहीं करती है, लॉस तो होना ही होना है। अच्छा, 20% लॉस हो गया। अब परसेंटेज कर लो भैया, 20% अगर लॉस हुआ है तो वहां पे कितना परसेंट मिलेगा जनरेटर पे, जो पावर 9600। अरे वाह, परसेंटेज तो बताओ। 20% अगर लॉस हुआ है तो कितना परसेंट मिलेगा वहां पे हमको? 80%। 80%। तो जो इनपुट पावर आ रहा, जो वहां पे इनपुट दिया जा रहा था, पानी जो गिर रहा था, इनपुट पावर जो पानी दे रहा था, उसका 80% निकाल लो। 80% कैसे निकालेंगे? 80% इनपुट पावर पहले लिखो 12,000, और उसको 80 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड कर दो, 80%। 2400 हो जाएगा ना, 20% सीधा। हाँ, तो कैसे आपका तरीका है कैलकुलेशन करने का, अरिथमेटिक तुम कैसे भी लगाओ, कैलकुलेशन कैसे भी लगाओ, मुझे उससे ले 296, तो 9600 वाट का आउटपुट पावर हमको यहाँ पर इस टरबाइन, इस हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमको मिलेगा। ये बात समझ में क्या? यस सर। 150 एकड़ की जगह पर बन जाए। अरे यार, मुझे क्या पता, इतना थोड़े ना होगा सर। देखना कभी तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना? हाँ, mgh पोटेंशियल एनर्जी। यस, पोटेंशियल एनर्जी का ही इसके अंदर रोल है, वही कन्वर्ट हो रही किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, वही कन्वर्ट हो रही किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, वही कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल ऊपर से गिर रहा है, ऊपर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ नीचे पहुंचता है पानी,
तो वो बदल जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी इसमें पड़ती है तो मशीन्स को घुमाती है, मशीन्स के अंदर कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी मशीन के मोशंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घरों में आती है, वो आपके हीटर को ऑन करती है तो हीट एनर्जी, आपके लाइट को ऑन करती है तो लाइट एनर्जी, ठीक है, और आपके फैन पंखे को चलाएगी तो मैकेनिकल एनर्जी, एग्जैक्टली वो एनर्जी। ओके सर। अब उसके बाद आपको एक केस दिया जा रहा है भाई कि पावर का एक और केस बताओ। आपको बोला जा रहा है कि भैया एक ब्लॉक है जिसका मास मान लो m, और हमने उसको वेलोसिटी दे दी थी कि भैया 12 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रहा था, लेकिन जिस भी ग्राउंड पर था ये, वो फ्रिक्शनलेस नहीं था, उस ग्राउंड पर कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन था, और वो फ्रिक्शन मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 0.3 है, और मास ऑब्जेक्ट का मैं मान लेता हूँ 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास दिया गया। तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से कितना पावर जनरेट हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से कितना पावर। तो सर ने बताया है कि पावर होता है भैया वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है। एम आई करेक्ट? अच्छा, फ्रिक्शन पावर निकाल सकते हैं, दैट इज म्यू इनटू आर। आर निकालना है नॉर्मल बॉडी का खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि ऊपर नीचे मोशन हो रहा है क्या बॉडी का कि नहीं हो रहा है, नो सर। तो ऊपर में नहीं हो रहा है, तो ऊपर का फोर्स R इज इक्वल टू नीचे का फोर्स 20 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स के फॉर्मूले में रख दिया, 0.3 इंटू R की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा, अब इस बॉडी पर एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है 6 न्यूटन, और हमको पता है सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है, एफ नेट के इक्वल। एफ नेट क्या होता है बेटा, मास इंटू ए नेट के इक्वल होता है। अच्छा जी, मास कितना है बॉडी का 2, तो ए नेट कितना आ जाएगा बॉडी का 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी राइट साइड में है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिटार्डेशन। हाँ, तो -3 लिख लेंगे, रिटार्डेशन लगेगा। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, अब मुझे क्या चाहिए, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें सर डिस्टेंस चाहिए ना, हाँ, अब हमको डिस्टेंस भी चाहिए और हमको टाइम भी चाहिए कि भैया कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, कितना टाइम कवर किया, जब वो बॉडी रुकेगी, ये भी दोनों चीज हमको चाहिए। अच्छा, कितना टाइम लगा करके बॉडी, जो हमारा ब्लॉक था वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर रुक जाएगा, जब रुकेगा तो फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा, फ्रिक्शन खत्म, बॉडी रुक गई, फ्रिक्शन खत्म। कितना टाइम लगा, 12 की वेलोसिटी दिया था हमने, एक्सेलरेशन -3 का लग रहा था, टाइम आपको बताना है, तो हमको पता है v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। आखिर में बॉडी को रुकना है तो फाइनल 0 हो जाएगा, शुरू में बॉडी को 12 का वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन -3 का, टाइम हमको यहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा जी, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से टाइम, यहाँ से हमें पता चला 4 सेकंड का हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक चला तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी निकल जाएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a। आखिर में बॉडी को रुकना है, इनिशियली बॉडी का वेलोसिटी 12 का स्क्वायर 144, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की -3 और s की जगह s। यहाँ से उधर ले जाएंगे तो ये -6x से उधर जाएगा तो +6s 144 हो जाएगा, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 144/6 कैलकुलेट करने पर 6 to the 12, 24, 6 for the 24 मीटर। करेक्ट? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पावर तो हमने बताया भैया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स कितना एक ही फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स, कितना लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, हमने देखा कि 6 न्यूटन लग रहा था, लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 24, लिख दिया हमने। टाइम कितना लगा इस पूरे मोशन में 4, लिख दिया। तो भैया 4 6 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 36 वाट। 36 वाट का पावर जनरेट किया किसने, फ्रिक्शन फोर्स ने 36 वाट का पावर यहाँ पर आपको जनरेट करके दे दिया। आ रही बात समझ में क्या? अब उसके बाद आपका इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं, किसको कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कलेक्ट मतलब सर जैसे उसको हमने चेंज किया था काइनेटिक को मैकेनिकल में, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है? हाँ, ये करता ही है ना फ्रिक्शन फोर्स,
क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स है ना बेटा, एनर्जी जब चेंज होती है ना, हम वहां पे क्या चेंज कर रहे थे? एनर्जी का कंजर्वेशन कन्वर्ट हो रही थी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो पोटेंशियल एनर्जी बदल रही थी, काइनेटिक एनर्जी। ओके सर, ये ठीक है। फोर्स थोड़े ना बदलेगा बेटा। हाँ ठीक है सर, मैं कनेक्ट कर रहा था उन दोनों को। हाँ नहीं, एफबी से नहीं हो पाएगा। किससे? इलेक्ट्रिकल डिवाइस कौन चला रहा है? फ्रिक्शन फोर्स से कोई नहीं चला रहा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। किससे? फ्रिक्शन फोर्स से थोड़े ना होता है, एनर्जी से डिवाइसेस चलते हैं। सर इलेक्ट्रिकल इससे नहीं चलेगी, नहीं, ये तो फोर्स है। फोर्स अलग चीज है और एनर्जी अलग चीज। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा? ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि अगर बॉडी पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन हो रहा है, एक बॉडी है, उस पर फोर्स ऐसे भी लग रहा है, उस पर फोर्स ऐसे भी लग रहा है, उस पर फोर्स ऐसे भी लग रहा है, तो और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा भैया, मान लेते हैं पहले वाले फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ W, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है, फिर उसके बाद दूसरे वाले फोर्स की वजह से वर्क डन हो गया, मान लो F2। वर्क डन कैसे निकलेगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई F2 cos थीटा। हाँ ठीक है, वो बस हाँ बात तैयारी सही है, बस मैं समझा रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को बोलना मैं। इस तीसरे फोर्स की वजह से क्या वर्क डन होगा? वर्क डन 3। और वर्क डन 3 कैसे निकलेगा भैया? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वो कॉन्सेप्ट, वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग है। सारी बात समझ में क्या? यस सर। अब हम बात करते हैं क्या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा कहता है कि जितने भी वर्क डन है, पहले फोर्स हो दूसरा फोर्स हो, अलग अलग फोर्सेस की वजह से जितने भी वर्क डन है, टोटल वर्क डन का एडिशन सारे फोर्सेस का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेस का एडिशन किसके बराबर होता है? सारे फोर्सेस का एडिशन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। हमारी बात समझ में? वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत कौन क्या है कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है? एक एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन देखो। मैंने कहा भैया एक ऐसे बड़ा सा ये रास्ता है और इस पर एक बॉडी, एक मास है यहाँ पर, जिसको मैंने ऐसे ड्रॉप किया, ऐसे पुश किया, पुश भी नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉप किया, रुको, इसको मैंने ऐसे ड्रॉप किया, इसको मैंने ऐसे ड्रॉप किया। जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो उसकी शुरू में वेलोसिटी 0 थी और ये बॉडी ऐसे मूव करते 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 यहाँ पर आई, और जब ये यहाँ पर पहुंची तो भाई जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? v हो जाएगी। हमको नहीं पता कितनी होगी वेलोसिटी, मुझे वही निकालना है। मैं बोल रहा हूँ कैसे निकालेंगे, इतना बड़ा मुश्किल काम। हम बोल देते हैं कि इस बॉडी का जो हाइट थी, जिस झूले पर थी, ये जो भी अम्यूजमेंट पार्क का जो भी ये झूला था, उसकी हाइट मान लेते हैं h थी, या h ना लेकर के मान लेते हैं 6h थी, कुछ भी मान सकते। हमने कहा कि इस पर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अच्छा जी ठीक, कहाँ, किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल से फाइनल को मिलाया तो ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये मेरे काम का है क्या? नो सर। इसका वो कंपोनेंट, जो फोर्स की लाइन में हो, फोर्स के पैरेलल, जो कि मुझे ये वाली लाइन जो दिख रही है, ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन, जो कि मैं कह सकता हूँ व्हाइट, जो कि मैं कह सकता हूँ कि ये ब्लू कलर की लाइन से आपको यहाँ दिख रहा है। और ये पता है कि पहले से यहाँ तक की लंबाई, लेंथ वैल्यू पता है क्या हमको? क्या ऑलरेडी तो हमने दे रखा था 6h दिया बेटा। 6h। अच्छा जी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलॉन्ग हो, फोर्स के पैरेलल हो, 6h। करेक्ट? यस सर। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा कि नहीं? फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट नेगेटिव। सुन लो पहले, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट है तो उसका ये वाला कंपोनेंट भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में? पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव होगा यहाँ पर, ये बात का बहुत ध्यान रखना। तो 6 mgh हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? काइनेटिक एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि सारे फोर्सेस का एडिशन कर दो, सारे फोर्सेस को जोड़ दो, घटा दो, जो भी फोर्स, एक ही फोर्स तो मुझे दिखा है 6 mgh, और सारे फोर्सेस का एडिशन किसके इक्वल होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा जी, ऐसी बात है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब बॉडी यहाँ पर थी, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली 0, फाइनल वाली मुझे पता करना है, और इधर टोटल वर्क डन सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन 6 mgh, 6 mgh हो गया। काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। भैया m से m कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा, 12gh बराबर v स्क्वायर। तो v जो आ जाएगा आपका √12gh। ये वो वेलोसिटी आ गई जो मैंने आपको यहाँ पर पूछा था, दैट इज √12gh। आई बात समझ में क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, अब उसी तरीके से मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है? उसी सेम तरीके से सेम कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि ऐसे कोई एक अम्यूजमेंट पार्क का झूला था और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट थी, उसकी मैंने यू वेलोसिटी दी। अच्छा जी, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, चलो अभी बताऊंगा। यू वेलोसिटी दी, यू वेलोसिटी जब मैंने दी तो आपको यहाँ पे समझना है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mu स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ पर इनिशियली कितनी हो जाएगी? हाफ mu स्क्वायर। समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर है, यू उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, राइट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, अप साइड में हो, डाउन साइड में, काइनेटिक एनर्जी को उससे लेना देना नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव कोई। वो कहता है भैया अगर नेगेटिव भी होगा तो कोई फायदा नहीं, हम उसको स्क्वायर कर देंगे, हमको उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, दाएं जाए, बाएं जाए, अप जाए, लेफ्ट जाए, कोई लेना देना है ही नहीं डायरेक्शन से, हम उसको स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्शन का कोई हमारा काम नहीं। ये बात ध्यान रखना, अभी इसको हम और समझाएंगे। यू वेलोसिटी दिया, और जो कि ग्राउंड से वो 4h हाइट पर था। अब वो ऐसे मूव करते करते, जर्नी करते करते यहाँ पहुंचा। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो आपको बताना है कितना वेलोसिटी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ पे था, आपने निकाल लिया। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा था बेटा? एक ही तो फोर्स लग रहा था, और वो कौन सा फोर्स था? हेलो, कौन सा फोर्स था बेटा? mg सर, mg। शुरू यहाँ पोजीशन थी, फाइनल यहाँ पहुंचता है, शुरू से फाइनल को मिलाया डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे काम का नहीं है डिस्प्लेसमेंट, मेरे काम का कौन सा डिस्प्लेसमेंट? इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, जो इस फोर्स की लाइन में है, फोर्स के पैरेलल में, वो मेरे काम का है। अच्छा जी, अच्छा जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये पहले से वैल्यू पता है क्या हमको कि ये वाली लेंथ, ये वाली लंबाई yes, 4m 4h। ठीक, अच्छा ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है सर सेम, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट 4h, मल्टीप्लाई कर देंगे 4mgh। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पर? नो सर। तो एक ही फोर्स लग रहा है 4mgh, और वो भी पॉजिटिव। और सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन, सारे वर्क डन, जितने भी वर्क डन है सबको ऐड कर दो, सारे वर्क डन का एडिशन जो होता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है सारे वर्क डन का एडिशन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब भैया फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा हमारी? 0 थी क्या यहाँ पे? हाफ mu स्क्वायर थी। वेरी गुड, शाबाश। इस हाफ mu स्क्वायर को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो ये 4mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं एलसीएम लूंगा तो 2 4 8 mgh प्लस mu स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। भैया 2 से 2 कट गया, इन दोनों टर्म में से मैं m कॉमन लूंगा तो 8gh बचेगा, m कॉमन लूंगा तो u स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे m है v स्क्वायर।
m उधर भेजूंगा, डिवीजन में चला जाएगा, m इंटू 8gh प्लस यू स्क्वायर अपॉन m बराबर v स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज u स्क्वायर प्लस 8gh। ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जो मैंने पूछा आपको कि जब ये बॉडी यहाँ पहुंचेगी तो कितना उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अंडर रूट यू स्क्वायर Yes, sir. प्लस पहले तो मैंने पूछा था तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन आपने कैलकुलेट करते। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका बचा हुआ जो भी पार्ट जहां तक वन शॉट वाला हम करा सकते हैं आपको करा देंगे। ओके बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बाय सर, गुड नाइट सर। नो you, sir. वेरी गुड। अच्छा, they wanted to ask me some. अच्छा, let me turn off the class first. Thank you so much everybody. Bye.